हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लवलेश पटेल आपका हमारा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी के बारे में जानेंगे। एमपीपीएससी में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, क्या इसका सिलेबस है, हर साल कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, क्या इसका कट ऑफ है एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, ये टोटल 3 चरणों में होता है। पहले होता है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है मुख्य एग्ज़ाम एंड तीसरा होता है इसका इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चार में से एक पे हमको टिक लगाना है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस एग्जाम जो होता है वो रिटर्न होता है हमारा, जिसमें दो दो लाइन से लेके ऐसे राइटिंग तक का हमको रिटर्न में देना पड़ता है। और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये दो इसमें दो एग्जाम होते हैं। एक होता है सामान्य अध्ययन का, जो कि 200 अंक का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जिसको हम जी सेट भी बोलते हैं, ये भी 200 अंक का होता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य अध्ययन का जो है यही हमें क्वालिफाई करता है कि हम मेंस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और जो जी सेट का पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसमें यह है कि 40% आपको नंबर्स लाने हैं और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इस सेकेंड एग्जाम के नंबर्स कट ऑफ में नहीं जुड़ते। जो हमारा कट ऑफ होता है ना, वो 200 मार्क्स का ही होता है, जिसमें से पिछले साल 2019 में 144 नंबर कट ऑफ गया था। तो 400 नंबर से कट ऑफ नहीं बनता है, ये बस पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन है, इसके 200 अंकों से ही कट ऑफ बनता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया था, ये आप जब इसको क्वालिफाई होते हो तब आप मेंस में जा सकते हो। जैसा ये लिखा हुआ है, ये केवल छानबीन परीक्षण एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में लिया जाता है। इसका हमारा मेरिट लिस्ट जो बनती है, एमपीपीएससी का जो फाइनल लिस्ट बनती है, उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के ना इसके जुड़ते हैं ना इसके जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मेंस का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास भूगोल का होता है, जो कि 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। ये सब रिटर्न एग्जाम है ये। ठीक है, दूसरा पेपर भी सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर ये भी है। थर्ड होता है विज्ञान एवं तकनीकी, सामान्य अध्ययन का ये भी है, 300 मार्क्स का होता है ये। फोर्थ जो है वो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी सामान्य अध्ययन का है। तो टोटल सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं। उसके बाद फिर 2 पेपर हिंदी के होते हैं। पांचवा और छठवा जो पेपर है, ये सामान्य हिंदी का पेपर है। एक में हिंदी एवं व्याकरण का पूछा जाता है, जो कि 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और एक में हिंदी निबंध, ऐसे राइटिंग होता है हिंदी से जुड़ा हुआ, जो कि 100 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद में साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है वो 175 मार्क्स का होता है। एंड अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 300, 600, 900, 1100, 1300, 1400 और 175 जोड़ेंगे तो 1575। दोस्तों, टोटल जो मेरिट बनती है एमपीपीएससी की, वो 1575 मार्क्स से बनती है, ना कि प्रीलिम्स के जोड़ के। जो प्रीलिम्स में 200, 200, 400 नंबर का जो पेपर होता है, वो नंबर नहीं जोड़ते हैं। वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो कि हमको मेंस में अपियर होने के लिए एलिजिबल करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पे। चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, पहले एग्जाम का प्रथम प्रश्न पत्र का, जो कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का पेपर है, तो उसका सिलेबस है मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, संस्कृति, साहित्य, भारत का इतिहास भी उसमें पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा, भारत का एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। बेसिकली जैसे कि राज्य का भूगोल पूछा गया, देश का भूगोल है, राज्य का इतिहास, देश का इतिहास, वैसे ही राज्य की संवैधानिक व्यवस्था एंड भारत की संविधानिक अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो हमको एमपी का ही पढ़ना है और इंडिया, पूरा होल इंडिया का ही पढ़ना है। इसके अलावा विज्ञान एवं पर्यावरण का पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं, ये है अपना सिलेबस में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार ये होता है आईटी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मेंस का प्रीलिम्स का सेकंड एग्जाम जो है, उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं।
तो इसमें पूछा जाएगा बोधगम्यता। बोधगम्यता क्या होता है? कंप्रहेंशन टेस्ट होता है जो। संचार कौशल सहित अंतर, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तिगत कौशल जो है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। निर्णय लेना, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों। सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्यन, ये अपना न्यूमेरिकल्स जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक न्यूमरेसी के, उसके क्वेश्चंस पूछे आएंगे। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, हिंदी लैंग्वेज में कंप्रहेंशन जो होता है स्किल। तो दोस्तों मेनली जो जी सेट का जैसा नॉर्मली एक जो पेपर होता है वही जी सेट का पेपर होगा, ये इन्हीं से उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पेपर हो गया, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर। अब हम आ जाते हैं मेंस के सिलेबस। मेंस का जो सिलेबस है इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। तो जो पहला प्रश्न पत्र है हमारा वो, उसमें उसका सिलेबस इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आएंगे। इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास में क्या आएगा? भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। ठीक है। और 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। सो बेसिकली हड़प्पा जो हमारी प्राचीन सभ्यता है वहाँ से लेके ब्रिटिश शासन तक का इतिहास एवं संस्कृति सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस देखना है तो मैं इसकी लिंक, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। क्योंकि ये इतना 6 पेपर का इतना लंबा सिलेबस है कि अगर मैं हर एक यूनिट बोलूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका सेकंड पेपर है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का। ठीक है। ये थर्ड पेपर है विज्ञान एवं तकनीकी का। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा सिलेबस है इसका। तो ऐसा अगर मैं एक एक पॉइंट बोलूँगा तो काफ़ी लंबा हो रहेगा वीडियो। ये फोर्थ पेपर है अपना दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन का। इसके अलावा पांचवा प्रश्न है अपना सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का। ठीक है। इसके बाद में ऐसे राइटिंग का लेखन, हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का छठा प्रश्न पत्र, जो कि 100 नंबर्स का है। ठीक है। इसमें भी 50 नंबर का ये है, आप इसको देखेंगे 1000 शब्दों में लिखना है। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण। तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आयु सीमा देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जो गैर वर्दीधारी पद हैं, जैसे कि ये डिप्टी कलेक्टर हो गया या बाकी पद हो गया पुलिस को छोड़ के, उनमें मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 साल है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक। 21 से 40 वर्ष तक के सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो डिफेंस या पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जिसको बोलते हैं वर्दीधारी पदों हेतु, उसमें एज लिमिट 33 वर्ष है। ठीक है। 21 वर्ष की आयु से 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 33 के पूरे ना हो 1 जनवरी के हिसाब से। आयु जनगणना जो होगी वो 1/1/2021, 33 वर्ष 1/1/2021 तक 33 वर्ष के हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों। रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये आप देख सकते हैं कि अगर पुलिस भर्ती है तो उसका शारीरिक मापदंड उसमें कितना होना चाहिए। तो ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों की 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। सीने का घेरा होना चाहिए पुरुषों का 84 सेंटीमीटर, मतलब बिन बगैर फुला है। और अगर आप सीना फुला के नाप रहे हैं तो 89 सेंटीमीटर। ठीक है। और महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका डिटेल में आप इसका डाउनलोड कर लेना तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। तो आयु सीमा में सिंपल है, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, या आप एक्स सर्विसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। गैर वर्दीधारी पदों के लिए। और सेम वर्दीधारी जो पद है उनमें भी 5 साल की एज लिमिट एक्सटेंड होती है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या एक सर्विस में।
सिंपल सा इतना है आयु सीमा में, जिसकी हम पढ़ते हैं। देखिए बताता हूँ आपको। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। 45 वर्ष, 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। एंड इसमें 33 साल है नॉर्मल। और अगर आप इसमें जो वर्दीधारी पद है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो अधिकतम आयु सीमा हो जाती है इसमें 38 वर्ष। बस सिंपल ये है। और अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, मैं उसका भी दिखा देता हूँ। आयु सीमा में छूट जिसकी ये है दोस्त, अगर आपको विक्रम पुरस्कार को अवार्ड मिला है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप अंतर इंटर कास्ट जो मैरिजेस होती हैं, अगर आप उसके तहत आपकी मैरिज हुई है और आपको पुरस्कृत किया गया है तो उसमें भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं और आप पुरस्कृत दंपति भी हैं, आपको योजना के अंतर्गत आपको पुरस्कार भी मिला है, तो भी वो 45 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना, इसकी भी मैं पीडीएफ छोड़ दूंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कट ऑफ। एमपीपीएससी में कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों एमपीपीएससी 2019 में जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ गया है, ओपन कैटेगरी का, वो है 146 मार्क्स। फीमेल हैं जो, उनका 142 कट ऑफ गया है। अनुसूचित जाति जो एससी कम्युनिटी है उनका ओपन गया है 140 और फीमेल गया है 136। जो एसटी कम्युनिटी है उसमें कट ऑफ गया है 128 और फीमेल का गया है 126। एंड ओबीसी है जो, उसमें कट ऑफ गया है 146 एंड फीमेल का है 140। एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जो है उसमें कट ऑफ गया है 142 एंड फीमेल का गया है 130। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये याद रहेगा। एंड जो हैंडीकेप्ड हैं, दृष्टिबाधित हैं, जो 116 गया है उनका 116। जो श्रवण बाधित हैं उनका 93 गया है। अस्थि बाधित हैं उनका 132 गया है। बहुविकलांग उनका 82 गया है। एंड जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो, वो अनरिजर्व में गया उनका 98। एससी कम्युनिटी का गया 84। एसटी का गया 63 एंड ओबीसी का गया 96 और ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के लोगों का गया 90। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अनारक्षित वर्ग है और जो ओबीसी है, इनका कट ऑफ दोनों का सेम ही गया है, जो कि बहुत रेयर होता है। दोनों का कट ऑफ सेम गया 2019 में। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बता देता हूँ मैं, आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगरी में मान्य किया गया है। यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो ही आपको ये जो लाभ मिला आरक्षण का ये मिलेगा। अगर आप बाहर से हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु किसी प्रकार का श्रेणीवार आरक्षण न होने से तथा प्रकार दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित जो हैंडीकेप लोग हैं उनकी स्वयं की श्रेणी में शिफ्ट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एसटी एससी से भी हैं और आप हैंडीकेप भी हैं तो इसमें कुछ ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको। एक ही चीज़ का आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या तो आप एसटी कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी से जा सकते हैं, या तो आप हैंडीकेप से जा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो यही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, उपरोक्त परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप है। जैसे मैंने बताया था जी सेट का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के साथ सेकंड प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक जोड़े नहीं जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो उसमें जनरल स्टडीज़ का एग्जाम होगा प्रीलिम्स में, उसके सेकंड में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। कट ऑफ जो बनेगा वो 200 मार्क्स, जो पहला पेपर है प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का, उसी से कट ऑफ बनेगा। सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न विलोपित करने के उपरांत शेष प्रश्न 99 टू 198 होते हैं। कुल अंकों के आधार पर मेरिट गुणानुक्रम क्रम अनुसार घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ मेरिट किसकी जनरेट होगी, मेंस में अपीयर होने के लिए। ये टोटल आपका मेरिट नहीं जनरेट हो रही है कि आप इसमें अपनी रैंक ढूंढने लगे, ये सिर्फ मेंस में अपीयर होने का रैंक
जनरेट हो रही है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जो मेरे को बताना था, इसमें हर साल कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, एमपीपीएससी का इतना लोगों ने सोच के रखा है, इतना टफ होता है ये एग्ज़ाम। एक्चुअली में ये बिल्कुल टफ एग्ज़ाम नहीं है। इसमें हर साल 5 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, आवेदन देते हैं, और सिर्फ 3 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। 2 लाख लोग तो सिर्फ फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं है। सोचिए आप, सिर्फ 3 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से हम, अगर हम कंपटीशन की बात करें, अगर आप सीरियस है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आप बिल्कुल जिद बना के बैठे हैं कि एमपीपीएससी क्रैक करना ही है, तो इस कैटेगरी के मुश्किल से 10,000 लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ 10,000 लोग हैं जिनसे आपको कंपटीशन रहेगा। ये एग्ज़ाम का एक हाइप बना के रखिए कि टफ एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है। बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। बस आप लोग जिद और आप लोग की मेहनत ये एग्ज़ाम क्रैक करवा ही देगी, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप डरने की ज़रूरत नहीं है आपको एमपीपीएससी से। और हमारा कोर्स भी चालू होने वाला है एमपीपीएससी का। हम पर डे एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हम हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही है। कल से हम अपना एमपीपीएससी जीके का थ्योरी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, बने बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, नमस्कार।